हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों हम आपका स्वागत करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में आई होप लेक्चर नंबर 1 का आपने जो भी हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने के लिए बोला था वो आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे पीडीएफ से, जो आपको लिंक में मिला होगा। और दूसरा जो आपको 6 क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए वो सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आप उनका सॉल्यूशन चेक करना चाहते हैं कि सही था या नहीं था, या डिस्कशन देखना चाहते हैं मेरा, तो इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए लेट्स स्टार्ट विद रिवीजन। कहां गया भैया रिवीजन? आइए रिवीजन की अगर बात करते हैं तो कल हमने सबसे पहली बार सेक्शन 23 में यह सीखी थी कि एक पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करने के 4 तरीके हैं। पब्लिक इशू लाना, प्राइवेट प्लेसमेंट लाना, राइट इशू लाना, बोनस इशू लाना। बट वहीं अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करता हूं तो प्राइवेट कंपनी के पास 4 तरीके नहीं होते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। और यही बात अगर आपको याद होगी हमने चैप्टर 1 में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में सीखी थी, याद है कि नहीं। 3rd रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल में प्रोहाइबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ही लिखा था कि उसके आर्टिकल में ये रेस्ट्रिक्शन लिखी होती है, इसलिए पब्लिक इशू नहीं कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट इशू कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है। फिर हमने सीखा था कि कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है या कोई भी कंपनी अगर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है तो ऐसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सेबी आ जाता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आ जाता है, जो सेबी एक्ट के अंदर बना है। इवन सेबी इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, क्योंकि वो सेबी एक्ट के अंदर बना है। और हमने सेबी को पावर क्या हर चीज की दी है? नहीं, ओनली इशू करने की। अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी इशू या ट्रांसफर हो रहे हैं सिक्योरिटीज, उससे रिलेटेड रेगुलेशन सेबी बनाएगा। और डिविडेंड अगर पेमेंट नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड। बाकी जितने भी मैटर होंगे, जैसे कि प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, अलॉटमेंट से रिलेटेड या रिडम्पशन से रिलेटेड, वो कौन एडमिनिस्टर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या आरओसी, जिसको भी कंपनीज एक्ट के सेक्शन में पावर दी गई होगी उसके रिस्पेक्टिव सेक्शन में। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था सेक्शन नंबर 26 कि कौन कौन सी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखनी होती हैं। अगर हम बात करें, ये पब्लिक कंपनी को सेक्शन लगता है। प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। किसका साइन होना चाहिए? कंपनी के हर डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, प्रपोज्ड डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, या उनके ऑथराइज्ड अटॉर्नी का साइन होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी रिपोर्ट जो सेबी इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके। लेकिन जब तक यूनिट नहीं आएगा, अंटिल आएगा, जब तक वो इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट सेबी मेंशन नहीं करता, तब तक जो सेबी एक्ट के अंदर रेगुलेशंस बनी हुई है, उन रेगुलेशन में जो जो बातें प्रोस्पेक्टस में लिखने के लिए बोली गई हैं, वो बातें आपको प्रोस्पेक्टस में बतानी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस कंपनी या तो इशू कर सकती है फॉर्मेशन पर, या इशू कर सकती है फॉर्मेशन के बाद, दैट इज सब्सिक्वेंटली। कंपनी को आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी डिलीवरी करनी पड़ेगी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी पब्लिकेशन की डेट पर या उसकी डेट से पहले। सर ये पब्लिकेशन की डेट क्या होती है? बेटा पब्लिकेशन की डेट मतलब जो डेट प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है, डेट इंडिकेटेड इन दी प्रोस्पेक्टस। क्या एक्सपर्ट की स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में डाली जा सकती है? यस, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में डाली जा सकती है। 4 कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कंपनी के प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट में, एक्सपर्ट की रिटर्न कंसेंट ली होनी चाहिए, और एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं करी होनी चाहिए। और ये बात, ये स्टेटमेंट कि आपने एक्सपर्ट की कंसेंट ली है, ये बात मेंशन होनी चाहिए। मस्ट इंक्लूड द स्टेटमेंट टू दिस अफेक्ट इन दी प्रोस्पेक्टस, ये बात प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस में 2 बातें और डिस्क्लोज करनी है। पहली, आपको प्रोस्पेक्टस के फेस पर लिखना है कि प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी को डिलीवर करी गई है। और दूसरा, लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अटैच विद द प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आरओसी को फाइल करे थे, उन सब की लिस्ट भी आपको प्रोस्पेक्टस पे मेंशन करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस जिस दिन आरओसी को डिलीवर होता है उसके 90 दिन के अंदर इशू हो गया तो वैलिड रहेगा। अगर फ्रॉम 91st डे वो क्या बन जाता है? इनवैलिड प्रोस्पेक्टस बन जाता है। यानी विद इन 90 डेज
of registering with ROC you have to issue the prospectus to the public. अगर प्रोस्पेक्टस कॉन्ट्रावेन करता है सेक्शन 26 को तो कंपनी और एवरी पर्सन जो नोइंगली पार्ट होता है उस पर मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 3 लाख की पेनल्टी लगा दी जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, नॉर्मली पब्लिक कंपनी ही लाएगी, पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक ऑफर लेकर आती है तो उसे मैंडेटरी है सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में करना। डीमैट फॉर्म में करने का तरीका डिपॉजिटरी एक्ट में लिखा हुआ है और इन कंपनियों को छोड़कर कोई भी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसे भी डीमैट में करानी पड़ेगी। और कौन सी प्रिस्क्राइब करी है बेटा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को प्रिस्क्राइब किया गया है, यानी प्राइवेट कंपनी के पास आज भी ऑप्शन है, वो चाहे तो फिजिकल में रख सकता है, चाहे तो डीमैट में रख सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 40 मैंडेटरी लिस्टिंग। मैंडेटरी लिस्टिंग, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर के लिए जा रही है तो पब्लिक ऑफर पे जाने से पहले, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर के लिए जा रही है तो पब्लिक ऑफर पे जाने से पहले उसे एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, या तो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, या तो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर। क्यों? टू ऑब्टेन द परमिशन। क्या लेनी पड़ेगी? उनकी परमिशन लेने के लिए। अगर एक भी स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दी तो वो कंपनी फिर उस पब्लिक ऑफर के लिए नहीं जा सकती है। प्रोस्पेक्टस में मेंशन होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के नाम जहां पर कंपनी की सिक्योरिटीज ट्रेड होने वाली है, डेल्टिन होने वाली है। जितना भी मनी पब्लिक से आएगा वो सारा रखा जाएगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा। इस मनी को सिर्फ और सिर्फ दो पर्पस के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। अगर कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट करती है तो उसके अगेन एडजस्ट कर देना, और अगर कंपनी अलॉट नहीं करती है तो इस पैसे को रीपे कर देना। इस पैसे को रीपे कर देना कितने दिन में पे कर देना वो हम आज सीखेंगे। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अगर कोई कंपनी पब्लिक ऑफर के केस में सिक्योरिटीज के ऊपर अंडर राइटिंग कमीशन पे करना चाहती है तो वो तभी कर सकती है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या दी होगी? पावर यानी अथॉरिटी होगी। और सोर्स क्या रहेगा? सोर्स बेटा प्रोसीड्स ऑफ द इशू भी हो सकता है, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी भी हो सकता है, ये दोनों। और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं, आप चाहो तो कैश में करो, चाहे तो काइंड में करो, चाहे तो कैश में करो, चाहे तो काइंड में करो। मैक्सिमम रेट कमीशन का कितना रहेगा? अंडरराइटिंग कमीशन का इक्विटी के लिए अलग है, शेयर्स के लिए अलग है, डिवेंचर्स के लिए अलग है। अगर शेयर की बात हो रही है, अगर शेयर का पब्लिक ऑफर था तो लोअर ऑफ 5% ऑफ इश्यू प्राइस, नॉट फेस वैल्यू, रेट मेंशन्ड इन एओए। वहीं डिवेंचर्स की बात करो तो 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस और रेट मेंशन्ड इन एओए। इतना ही नहीं, आपको अंडर राइटर के साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी कॉपी रजिस्ट्रार के साथ फाइल करनी पड़ेगी। कब? जब आप उसे प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे होंगे उसके साथ ही चिपका के दे देना। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए अंडर राइटर का नाम, अंडर राइटिंग कमीशन का रेट, अंडर राइटिंग कमीशन का अमाउंट, और कितनी कितनी सिक्योरिटी किस अंडर राइटर ने ली हुई है, गारंटी ली हुई है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। कंपनी कोई भी कमीशन उन सिक्योरिटीज पे नहीं करेगी जो आपने पब्लिक को ऑफर नहीं करी, यानी रिजर्व करके रखी हुई थी। अगर इस सेक्शन यानी सेक्शन 40 में कोई भी डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्टर मिनिमम फीस, मैक्सिमम फीस, कंपनी 5 लाख, मैक्सिमम 50 लाख, डिफॉल्टिंग ऑफिसर 50,000, मैक्सिमम 3 लाख रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है, यानी कंपनी और ऑफिसर डिफॉल्ट के ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 39। कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे भैया? सेक्शन नंबर 39 पढ़ेंगे। आ जाइए। सेक्शन नंबर 39 कहता है कि कंपनी तुमने पब्लिक ऑफर किया था प्रोस्पेक्टस इशू करके, लोगों ने तुम्हें एप्लीकेशन मनी दी होगी, लोगों ने तुम्हें क्या दी होगी? एप्लीकेशन मनी दी होगी, जो सेक्शन 40 के हिसाब से तुमने कहां रखी होगी? सेपरेट बैंक अकाउंट में रखी होगी। अब इसके बदले तुम क्या कर सकते थे? या तो अलॉट करते थे सिक्योरिटी, या तो कर सकते थे रिफंड, है ना? दो ही केस होंगे, या तो सिक्योरिटीज अलॉट होंगी या तो रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं, दो ही पर्पस थे। यस सर, लॉ कह रहा है कि कंपनी, अगर तुमने
ये अलॉटमेंट करना है, अगर तुम ये अलॉटमेंट करना चाहती हो तो इसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला, प्रोस्पेक्टस में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लेना होना चाहिए। एंड मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जानी चाहिए कंपनी को। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो तुम सिक्योरिटीज को अलॉट कर सकती हो, अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों का पैसा रिफंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड, जो पब्लिक ऑफर लेकर आई है 90 करोड़ का, पब्लिक ऑफर लेकर आई है 90 करोड़ का इंटू रुपीस, ऐसे करते हैं इसको, 90 करोड़ का, जिसमें 9 करोड़ शेयर्स हैं इंटू ₹10 इशू प्राइस है। 10 क्या है? इशू प्राइस है। तो 9 करोड़ शेयर 10 रुपए के इशू प्राइस से ये कंपनी लेकर आई है। क्या लेकर आई है? ये कंपनी लेकर आई है कि भैया 9 करोड़ शेयर 10 रुपए हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। ये हमने क्या करे हैं, इसका हमने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करा कि इतने शेयर्स हम बेचने की इच्छा रखते हैं क्योंकि कंपनी को 90 करोड़ की मनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके सर। अब एप्लीकेशन जो आई, प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि अगर मिनिमम 81 करोड़ रुपीस की एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे तो ये हमारा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी हम चाहते थे 9 करोड़ में से कम 8.1 करोड़ शेयर्स, कितने? 8.1 करोड़ शेयर्स का एप्लीकेशन हमारे पास आ जाए। दिस इज आवर मिनिमम एप्लीकेशन। और हमने हर शेयर पे जो एप्लीकेशन मनी मंगाई थी, हमने हर शेयर पर कितनी एप्लीकेशन मनी मंगाई थी? हमने हर शेयर पर एप्लीकेशन मनी मंगाई थी, मान लीजिए हम चाहे तो पूरा 10 रुपए भी मंगा सकते हैं। और आज की तारीख में प्रैक्टिकली जो कंपनीज है वो नॉर्मली बेटा एप्लीकेशन पर ही, कॉल वॉल का कॉन्सेप्ट इतना चलता नहीं है ना, कर सकती है बट नॉर्मली वो कहती है हमें तो पूरा पैसा ही आज चाहिए। मतलब अगर तुम हमारा शेयर खरीदना चाहते हो तो कल किसने देखा है, आज ही हमारे पास 10 रुपए जमा करा दो। ठीक है, तो लॉ कह रहा है कि अगर 8.1 करोड़ शेयर की एप्लीकेशन आ गई या इससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी तुम जा सकती हो, कंपनी तुम जा सकती हो आगे अलॉटमेंट करने। अगर तुम्हारा एप्लीकेशन मनी भी आ गया और इतना सब्सक्रिप्शन भी आ गया तो जा सकती हो। बट मान लो अगर एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ 6 करोड़ शेयर्स के आए, कितने शेयर्स के? 6 करोड़ शेयर्स के लिए आए, तो तुम्हारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन फेल हो गया। सर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैसे डिसाइड होता है? बेटा कंपनीज एक्ट अलग बात करता है, सेबी अलग बात करता है। सेबी का प्रोविजन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपने सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में जब आप शेयर कैपिटल की एंट्री करते होंगे तब आपने 90% वाला कॉन्सेप्ट सीखा होगा, बट वो यहां पर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम सिर्फ क्या सीखेंगे? जितना हमें कंपनीज एक्ट ने बोला है उतना सीखेंगे। कंपनीज एक्ट ये कह रहा है कि जितना अमाउंट आपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करा होगा एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर आप 90 करोड़ ला रहे थे, आपने 30 करोड़ लिख दिया तो 30 करोड़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपने 50 करोड़, यानी कंपनीज एक्ट ने पावर दी है कंपनी को कि कंपनी तुम डिसाइड करो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। लेकिन वही बेटा सेबी ने इस रेगुलेशन को चेंज कर दिया है, बट मैं उसकी डिटेल में जा नहीं रहा हूं, वरना क्या होगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से ही अपने क्वेश्चंस को आंसर करता है, वो सेबी की रेगुलेशंस में जाता नहीं है।
तो यहां पर आप लिखोगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा, अगर उतनी एप्लीकेशन फॉर्म्स कंपनी के पास आ गए, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, उसके साथ एप्लीकेशन मनी भी आनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन, क्योंकि एंड लिखा है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तब 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 तभी कंपनी जो है सिक्योरिटीज को अलॉट करेगी, तभी कंपनी को। यानी अगर बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बोथ कंडीशन कौन सी? एप्लीकेशन मनी आ गई प्लस मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट आ गई। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो उस केस में मेरे बच्चा, उस केस में, ठीक है, उस केस में कंपनी अलॉटमेंट कर देगी किसका? सिक्योरिटीज का। किसका अलॉटमेंट कर देगी? सिक्योरिटीज को, लोगों को, पब्लिक को अलॉट कर देगी। और जैसे ही आप सिक्योरिटीज को अलॉट करेंगे, जैसे ही आप सिक्योरिटीज को अलॉट करेंगे, कंपनी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3 में आरओसी के साथ फाइल करोगे विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। यानी अलॉटमेंट करते ही उसके 30 दिन के अंदर कंपनी की यह ड्यूटी है कि वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करे। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब कि वो आरओसी को बताए कि हां, हमने सिक्योरिटीज इन इन लोगों को अलॉट कर दी है, अलॉट कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर एप्लीकेशन मनी। अगर सर मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, 100 रुपए है, तो एप्लीकेशन पर मिनिमम कितना पैसा कंपनी को मंगाना पड़ेगा? अगेन बेटा, यहां पर सेबी की रेगुलेशन अलग बोलती है और कंपनीज एक्ट अलग बोल रहा है। कंपनीज एक्ट कह रहा है कि भैया मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू, मिनिमम 5%, यानी तुम्हें मिनिमम इसका 5 कितना आएगा? ₹5 और मोर तुम्हें मंगाना पड़ेगा। यानी कम से कम तुम 5 रुपए तो मंगाओगे ही, इससे ज्यादा मंगा लो कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 5 रुपए तुम्हें मंगाना ही पड़ेगा। मिनिमम 5 रुपए तुम्हें मंगाना ही पड़ेगा। यहां पर बात हुई है नॉमिनल अमाउंट यानी फेस वैल्यू, सिक्योरिटी की फेस वैल्यू का मिनिमम 5% तुम्हें। लेकिन आज की तारीख में प्रैक्टिकली जो कंपनीज करती हैं, जब पब्लिक ऑफर लेकर आती हैं, तो पूरा पैसा, यानी वो कहती है हट 5 रुपए नहीं, हम तो पूरा 100 रुपए मंगा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली आज की तारीख में आपसे पूरा पैसा अपफ्रंट ले लिया जाता है। अपफ्रंट मतलब एप्लीकेशन पे ही, बाद में पता नहीं देगा नहीं देगा, इसलिए पहले ही कंपनीज ले लेती हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होगा? बेटा अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कंपनी फिर सिक्योरिटीज अलॉट नहीं करनी पाएगी। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी, कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर रिफंड करनी पड़ेगी। 15 दिन के अंदर रिफंड करनी पड़ेगी। सर अगर 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करी तो उस पर लग जाएगा इंटरेस्ट। तो यही कहा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब नहीं होता, मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं होती, तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रीपे कर देनी है। 15 दिन कहां से काउंट होंगे? जिस दिन इशू क्लोज हुआ था, यानी जिस दिन आपने एप्लीकेशंस लेना बंद करा था ना, उस दिन के 15 दिन। भाई जिस दिन आपने एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया, आपको पता चल गया कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। अगर पूरी आई होती तो आप अलॉटमेंट के साथ जा सकते थे, लेकिन क्योंकि पूरी अलॉटमेंट नहीं आई, पूरे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फेल हो गया, उस केस में आप क्या करेंगे? क्लोजर ऑफ इशू से 15 दिन के अंदर पैसा रिटर्न कर देंगे। पैसा कहां रिटर्न करेंगे बेटा? रिफंड मनी को उसी बैंक अकाउंट में वापस डालना जिस बैंक अकाउंट से वो आई थी। यानी जिस पर्सन ने जिस बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया, यानी अगर गुरप्रीत सर के पास 2 अकाउंट है, एक एसबीआई का और कोटक का, गुरप्रीत सर ने पब्लिक ऑफर इस्तेमाल करते हुए
कोटक बैंक अकाउंट से एप्लीकेशन भरा था, वहां से पैसा कटवाया था, तो लॉ कह रहा है जो पैसा वापस आएगा वो गुरप्रीत सर के कोटक के ही बैंक अकाउंट में आएगा, एसबीआई में नहीं आएगा। यह बात उन्होंने लिखी। और अगर आपने पैसा रीपे नहीं करा 15 दिन में, तो डायरेक्टर जो उनकी गलती थी उनको पैसा तो देना ही पड़ेगा, बट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना, डायरेक्टर्स पर यह इंटरेस्ट लगेगा। डायरेक्टर्स पर यह इंटरेस्ट लगा दिया गया है, वो भी ज्वाइंटली एंड सेवरली, यानी मिलकर ले लिया तो ठीक है, अगर मिलकर कोई इंसॉल्वेंट हो गया डायरेक्टर तो बाकी डायरेक्टर से पूरा पैसा लिया जाएगा। तो यह बहुत ही पॉइंट याद रखना है कि 15% पर एनम डायरेक्टर्स जिनकी गलती थी वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। यहां पर खत्म होता है हमारा सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 बहुत छोटी छोटी बातें करता है कि अलॉटमेंट से पहले दो चीजें चेक कर लेना, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अलॉट कर देना, अलॉट के बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर देना। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो पैसा 15 दिन में रिफंड कर देना। अगर 15 दिन में रिफंड नहीं कर पाए तो इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। जो रिफंड करोगे वो उसी बैंक अकाउंट में करना जिस बैंक अकाउंट से पैसा आया था। दैट्स इट, दिस इज द पॉइंट जो हमने पढ़ना चाहिए था। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करता हूं, आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 27 पर, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए, कौन से सेक्शन को? सेक्शन नंबर 27। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है गुरप्रीत समोसे वाला लिमिटेड। गुरप्रीत समोसे वाला लिमिटेड, ठीक है। गुरप्रीत, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं आपको भी उसी सीक्वेंस में ही नोट्स बनाने हैं और उसी सीक्वेंस में ही लर्न करना है, ठीक है। ओके सर, गुरप्रीत समोसे वाला लिमिटेड ये पब्लिक ऑफर लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी? पब्लिक ऑफर। ओके, हमने पब्लिक ऑफर में लिखा था, प्रोस्पेक्टस के अंदर हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बताते हैं? ऑब्जेक्टिव, कि हम ये पैसा किस लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने उन्हें कहा था कि ये पैसा हम इस्तेमाल करने वाले हैं साउथ में ब्रांचेस खोलने के लिए। कहां? साउथ में ब्रांचेस खोलना चाहते हैं हम, साउथ इंडिया में ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, जैसे कि केरला हो गया। हम वहां पर अपनी समोसे की दुकान की ब्रांचेस खोलने के लिए कैपिटल एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। ठीक है जी, ओके। हम कितना पैसा उठा रहे थे? 300 करोड़ उठाए हमने। कितने पैसे उठाए? 300 करोड़ रुपए हमने पब्लिक से लिए। जब हमने 300 करोड़ रुपए पब्लिक से लिए, हमने यहां पर पैसा खर्च किया 250 करोड़ रुपए, और हमारे पास अभी भी 50 करोड़ बचा है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये 50 करोड़ मैं साउथ इंडिया की ब्रांचेस में नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया में खोलूं, बल्कि ये पैसा अब मैं नॉर्थ इंडिया में लगाऊं। बट मैंने तो प्रोस्पेक्टस में जब पैसा लिया था तो क्या बोला था कि मैं ब्रांच साउथ इंडिया में खोलने के लिए पैसा लगा रहा हूं, ले रहा हूं आपसे, और अब मैं क्या कर रहा हूं? नॉर्थ इंडिया में खोलने जा रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि मैं प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूं? ध्यान से सोचना, क्या मैं कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर रहा हूं? क्या मैं कंपनी के मेरा मेमोरेंडम में पहले भी समोसे बेचने का बिजनेस था, अब भी समोसे बेचने का बिजनेस है। क्या मैं क्योंकि अगर मैं कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करूंगा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा जाकर सेक्शन नंबर 13। मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 13। बट यहां पर अगर आप देख रहे हो, मैं कंपनी का एमओए चेंज करने की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी के प्रोस्पेक्टस की लिखी हुई, जो मैंने पैसा जिस पर्पस के लिए प्रोस्पेक्टस में उठाया था, लोगों को पता था। जब मैं प्रोस्पेक्टस में पैसा उठा रहा था उन्हें तब भी पता था ये कंपनी समोसे का धंधा करती है, अब भी पता है। बस फर्क इतना आया
कि मैंने जब पैसा उठाया था तो मैंने कहा था कि मैं साउथ इंडिया में ब्रांचेस खोलना चाहता हूं, मुझे 300 करोड़ रुपए दे दो, लेकिन अब मेरे पास 50 करोड़ जो बचा है वो मैं कहां खोलना चाह रहा हूं। तो लॉ कह रहा है क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल ऐसा कर सकती है। अगर तुम अपने प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्टिव को चेंज करना चाहते हो या अगर तुम अपने प्रोस्पेक्टस के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करना चाहते हो तो तुम ऐसा सेक्शन 27 के प्रोसीजर को फॉलो करके कर सकते हो। और यह प्रोसीजर एकदम सिमिलर है जो हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था, एक दो पॉइंट्स के साथ साथ। पहले क्या बोला उन्होंने? लेट मी रीड। टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन या प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए ऑब्जेक्ट, और ऐसा प्रोस्पेक्टस जो इशू हो चुका था, ऐसा प्रोस्पेक्टस जो इशू हो चुका था, आप उसमें अगर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। वो भी जनरल मीटिंग में पास करोगे या पोस्टल बैलेट के तरीके से? पोस्टल बैलेट के तरीके से। यानी अगर कंपनी तुम ये चेंज करना चाह रहे हो प्रोसीजर को, मतलब तुम साउथ इंडिया से अब नॉर्थ इंडिया में 50 करोड़ लगाना चाहते हो, करो, लेकिन इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ। और जनरल मीटिंग वाला मत कराना, पोस्टल, पोस्ट के थ्रू लोगों से वोटिंग करवाना, ताकि लोग घर से बैठे क्या कर सके? अपना वोट डाल सके। इतना ही नहीं, शेयर होल्डर को जब तुम नोटिस भेजोगे पोस्टल बैलेट का, वो नोटिस तुम्हें दो न्यूज़पेपर में छपवाना है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक लोकल लैंग्वेज, यानी जहां पर तुम्हारी कंपनी का, जैसे मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है पुणे में, मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में है, तो वो कह रहे हैं एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में करवाना और एक लोकल लैंग्वेज में कराना। लोकल लैंग्वेज यहां की बेटा मराठी है, तो एक इंग्लिश लैंग्वेज में करवाऊंगा और एक मराठी लैंग्वेज में मैं प्रिंट कराऊंगा। वन इंग्लिश वन वर्नाकुलर लैंग्वेज में कराऊंगा। कौन से फॉर्म में? पास 1 में, जिसमें आपको क्लियरली मेंशन करना है रीजन कि आप अपने प्रोस्पेक्टस में क्यों चेंज ला रहे हो। भाई पहले तो आप साउथ इंडिया में खोलना चाहते थे, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अब आप साउथ इंडिया में और ब्रांचेस नहीं खोल रहे हो, नॉर्थ इंडिया में खोलना चाहते हो? इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर रीजन आपको नोटिस में लिखना पड़ेगा, ताकि शेयर होल्डर को वोट फेवर में करना है या वोट अगेंस्ट में करना है वो ये डिसाइड कर सके। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कौन सी तारीख को न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा? जिस दिन आप पोस्टल बैलेट का नोटिस डिस्पैच करोगे उसके साथ उसी दिन न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट छप जाएगा। ठीक है, और ये जो नोटिस आपने बनाया है ये आपने भेजा तो है ही, अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पर भी अपलोड कर देना, ताकि वो लोग इसे क्या करके डाउनलोड करके पढ़ सके, डाउनलोड करके पढ़ सके। अच्छा, आप जो भी ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहे हो सकता है आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से कुछ भी जो भी ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पैसे को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एक लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में ट्रेड करने में, उन्हें खरीदने में, उन्हें ट्रेड करने में, यह आपको अलाउड नहीं है। यानी गुरप्रीत समोसे वाला लिमिटेड इन 50 करोड़ का इस्तेमाल किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स की बाइंग ट्रेडिंग में नहीं लगा सकती है। और वो शेयर होल्डर्स जो आपको, अब भैया स्पेशल रेजोल्यूशन में कितने परसेंट चाहिए होता है? 75% चाहिए होता है कि नहीं? स्पेशल रेजोल्यूशन में कितने परसेंट चाहिए होता है? 75% चाहिए होता है ना? यस और नो? तो मान लो 80% लोगों ने हां बोला, 20% लोगों ने ना बोला, तो 80% के कौन है? इनको हम बोलेंगे असेंटिंग शेयर होल्डर। ये लोग राजी हो गए कि हां ठीक है, ये लोग राजी हो गए कि ठीक है आप कर लो, पैसा लगा लो नॉर्थ इंडिया में। बट 20% जिन्होंने वोट अगेंस्ट में दिया वो हो गए डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। वो कौन हो गए?
डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हो गए। और बेटा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की अगर मैं बात करता हूं तो लॉ कह रहा है भाई इनको ये चाहते नहीं है कि इनका पैसा लगाया जाए नॉर्थ इंडिया मार्केट में। तो आपने इनसे जब पैसे लिए थे आपने कहा था साउथ इंडिया में, अब ये कह रहे हो नॉर्थ इंडिया में, और इन्हें ये आइडिया आपका पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए इन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है। शॉल बी गिवन एन एग्जिट ऑफर बाय प्रमोटर, या तो कंपनी के प्रमोटर एग्जिट ऑफर देंगे या जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स है यानी ये लोग इन्हें एग्जिट ऑफर देंगे कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप अपना पैसा वापस लीजिए और प्लीज यहां से निकलते बनिए, हम आपका पैसा वापस दे रहे हैं। हम समझ गए कि आप नॉर्थ इंडिया में लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने जितना पैसा कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगाया था वो हम आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ये अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाएंगी, उनकी मर्जी है वो अपॉर्चुनिटी एक्सरसाइज करें या ना करें। कुछ लोग होंगे जो लेकर चले जाएंगे, कुछ लोग आएंगे ठीक है यार चलने दो। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है सेक्शन नंबर 27 में। अगेन बता देता हूं, सेक्शन 13 में हम कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज कर रहे थे, और सेक्शन 27 में हम क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस का टर्म्स एंड कंडीशन या उसका ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। सर क्या बताया था, आप तो कुछ भी कहते रहते हो, बताया था कुछ नहीं बताते हो आप। अरे बताया तो था यार, पब्लिक ऑफर के 3 टाइप होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर और ओएफएस। ओएफएस कौन करते हैं, मेंबर्स करते हैं, है ना। ओएफएस क्या करते हैं, मेंबर्स करते हैं। उसी के लिए बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 28। उसी के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 28 पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 28। सुन लो क्या कहता है ये सेक्शन। ये सेक्शन सिर्फ इतना कहता है, मान लीजिए कंपनी है जोमैटो लिमिटेड, जिसमें नितिन सर 60% होल्ड करते हैं, गुरप्रीत सर 20% होल्ड करते हैं और अदर्स 20% होल्ड करते हैं, यानी नितिन सर और गुरप्रीत सर मिलाकर 80% होल्ड करते हैं। अब हम दोनों चाहते हैं कि ये कंपनी ना हमारे शेयर्स पब्लिक में बिकवा दे, हमें पैसों की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम जोमैटो लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे और मीटिंग में उन्हें बताएंगे कि हम अपने, जरूरी नहीं है मैं अपने सारे शेयर बेचूं, हो सकता है नितिन सर अपने सिर्फ 30% शेयर बेचना चाहते हो और हो सकता है मैं अपने 15% शेयर बेचना चाहता हूं। तो हम उन्हें बताएंगे यार देखो यार हम अपने शेयर होल्डिंग को ना थोड़ा बेचना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं। आप ऐसा करो, आप इस कंपनी को बोलो एक पब्लिक ऑफर लाए जिसमें हम क्या करेंगे, नितिन सर के 30%, गुरप्रीत सर के 15% जो शेयर्स हैं वो हम पब्लिक को ऑफर करेंगे। अगर पब्लिक इंटरेस्टेड होगी तो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी और हमारा भैया काम हो जाएगा, हमें पैसा मिल जाएगा। जोमैटो लिमिटेड कह रही है भाई हमारा खर्चा भी तो होगा, इतना सारा पब्लिक ऑफर लाएंगे, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, है ना, अंडर राइटर्स भी हो सकता है अपॉइंट करने पड़ जाए। उस केस में क्या करें, तो वो कह रहे हैं जितना भी खर्चा होगा हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों मिलकर जोमैटो लिमिटेड को ऑथोराइज करेंगे कि तुम हमारे बिहाफ पर ये सारे काम करना और जितना भी खर्चा होगा इसका वो हम तुम्हें रीइंबर्स कर देंगे। यही बात यहां पर लिखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन कंसल्टेशन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कंसल्ट करके अगर कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं वो ऑफर कर सकते हैं होल यानी 100%, यानी नितिन सर अगर चाहें तो पूरा 60%, गुरप्रीत सर अगर चाहें तो पूरा 20%, या होल नहीं तो पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग। जैसे कि हमने क्या करा, नितिन सर ने 60 का 30 ऑफर करा और गुरप्रीत सर ने 20 का 15 ऑफर करा। किसको ऑफर कर रहे हैं, शेयर्स टू दी पब्लिक। किसको ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक को कर सकते हैं। इस केस में बेटा जोमैटो लिमिटेड जिस डॉक्यूमेंट से पब्लिक को ऑफर करेगी
हम उसे क्या मानेंगे, प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। यानी कंपनी तुम जिस डॉक्यूमेंट को बनाकर पब्लिक ऑफर लेकर जाओगी पब्लिक के पास, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या मानेंगे, प्रोस्पेक्टस मानेंगे। यानी कंपनी तुम्हें उसमें वो सारी बातें लिखनी होंगी जो हमने तुम्हें सेक्शन 26 में लिखने को कही थी, जो हमने तुम्हें सेक्शन 26 में लिखने को कही थी। सो डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर ऑफ सेल टू द पब्लिक इज मेड शॉल बी ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। यानी उस पर वो सारे प्रोविजन लगेंगे। मेंबर चाहे इंडिविजुअल मेंबर हो, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर हो, या हो सकता है दोनों ही हो, जिनके शेयर्स ऑफर करे जा रहे हैं पब्लिक को, वो पहले ऑथोराइज करेंगे कंपनी को। वो पहले क्या बनाएंगे, एक अथॉरिटी लेटर, एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएंगे, जिससे वो कंपनी को ऑथोराइज करेंगे टू टेक ऑल द नेसेसरी एक्शन। क्योंकि शेयर्स किसके बिक रहे हैं, गुरप्रीत सर के, नितिन सर के। बेच कौन रही है, कंपनी। तो आपको नहीं लगता कि कंपनी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए गुरप्रीत सर और नितिन सर के शेयर बेचने की? यस। तो उन्होंने यही कहा कि यू हैव टू कलेक्टिवली ऑथोराइज द कंपनी टू टेक एक्शंस ऑन द बिहाफ फॉर कैरिंग आउट द ट्रांजैक्शन। और जितना भी कंपनी खर्चा करेगी इस मैटर पर, इस ऑफर फॉर सेल के लिए, दे का मतलब है members whose shares are offered, members whose shares are offered shall reimburse the company for all the expenses, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि कंपनी भले ही तुम ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही हो, भले ही तुम ऑफर ऑफ सेल बोलो या ऑफर फॉर सेल बोलो, एक ही बात है, भले ही तुम ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही हो, लेकिन पब्लिक ऑफर के जितने भी प्रोविजन है, जैसे कि सेक्शन 26 जो हमने पढ़ाया, सेक्शन 29 जो हमने आपको पढ़ाया, सेक्शन 39 जो हमने आपको पढ़ाया, सेक्शन 40 जो हमने आपको पढ़ाया, यानी ये सारे सेक्शन, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 to section 41 shall be applicable to offer of sale। ऑफर ऑफ सेल पे भी ये प्रोविजन लगेंगे। लेकिन ऑफर यानी ऑफर ऑफ सेल में भी क्या मैंडेटरी लिस्टिंग करानी पड़ेगी? हां। क्या ऑफर ऑफ सेल में भी सिक्योरिटीज जो हैं वो डीमैट में करवानी पड़ेंगी? हां। अगर वो फिजिकल में थी तो वो फिर डीमैट में करानी पड़ेंगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अभी जो हमने सेक्शन 39 में पढ़ा था कि कंपनी तुम तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। क्या यहां पर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत है? क्या हम कोई नए शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं, या हम गुरप्रीत सर और नितिन सर के बस शेयर बेचने जा रहे हैं? तो क्योंकि हम नए शेयर इशू ही नहीं कर रहे, वो सेक्शन अलॉटमेंट का था, तो हम अलॉट कर ही नहीं रहे, हम तो क्या कर रहे हैं सिर्फ। तो इसीलिए आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। यानी अगर आप 400 करोड़ बेचने जा रहे थे और 150 करोड़ ही बिका, कोई बात नहीं, जितना बिका उतना बेच दो। दूसरा, इसमें मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू वाला भी कुछ नहीं होगा। क्यों? यहां पर मिनिमम एप्लीकेशन क्या है? यहां तो तुम पूरा पैसा जो है ले लोगे, यहां पर तुम पूरा पैसा ले लोगे शेयर होल्डर के लिए। यहां पर कॉल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं कि बाकी बाद में देना। अरे भाई गुरप्रीत सर और नितिन सर को आज ही पैसा चाहिए, तो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू नहीं, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। उसके बाद एनी स्टेटमेंट, नॉर्मली हम प्रोस्पेक्टस में ना, बोर्ड ये बताता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोस्पेक्टस में ये बताते हैं कि वो इस मनी का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। इस केस में आपको यह स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पैसा कंपनी यूटिलाइज करने ही नहीं वाली है। यह पैसा तो वो गुरप्रीत सर और नितिन सर को दे देगी, इसीलिए तुम्हें यह स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। और कोई भी प्रोविजन जो कंपनी तुम इस केस में फॉलो नहीं कर पा रही हो, तुम डिटेल्ड रीजन दे देना कि तुम उसे क्यों नहीं फॉलो कर पाई, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये एक्सेप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि इस प्रोस्पेक्टस के अंदर
इस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एडिशनल बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, क्या कि इस प्रोस्पेक्टस में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस पर्सन का नाम जो इसका खर्चा उठा रहा है, जो इसका खर्चा उठा रहा है अलोंग विद द रीजंस। यानी नॉर्मली गुरप्रीत सर और नितिन सर ही इसका खर्चा उठा रहे होंगे, तो अगर गुरप्रीत सर और नितिन सर इसका खर्चा उठा रहे हैं तो उनका नाम तुम्हें प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा कि गुरप्रीत सर एंड नितिन सर बोथ आर बियरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस पब्लिक ऑफर, रीजन बिकॉज इट इज अ ऑफर फॉर सेल। क्लियर है क्या सबको? तो यही बात है, एक बार इसे दोबारा बता देता हूं, फटाफट सुन लो। मेंबर्स अगर चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके अपनी होल्डिंग्स को, यहां पर एक ध्यान से बात समझना, ये जो सेक्शन है ना, ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है? सिक्योरिटीज वर्ड लिखा है या शेयर? सर शेयर, यानी सेक्शन 28 ऑफर फॉर सेल का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? शेयर्स, यानी इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी, लेकिन शेयर्स के लिए। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिबेंचर्स। दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी जो इशू करेगी इस सेक्शन के अंदर पब्लिक से पैसा लेने के लिए, वो हम प्रोस्पेक्टस मानेंगे, उस पर प्रोस्पेक्टस के सारे प्रोविजंस लगेंगे, कुछ प्रोविजन को छोड़ के, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू नहीं होगा, क्या कहते हैं तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पैसा कहां यूटिलाइज करा वो नहीं बताना होगा, वो सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। मेंबर्स भले ही इंडिविजुअल हो बॉडी कॉर्पोरेट हो, उन्हें ऑथराइज करना पड़ेगा कंपनी को, और जो भी खर्चा होगा उन्हें रीइंबर्स करना पड़ेगा। तो इस पे एक केस स्टडी बन के आ सकती है। ये सारे पॉइंटर्स अगर आप लिख देंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है क्या सबको? यस सर, क्लियर है सर। अरे पानी भी खत्म हो गया यार। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा, सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 जिसको हम बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या बोलेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर पहले आप प्रॉब्लम को समझिए। कोई भी पब्लिक कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी अगर कोई भी पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक ऑफर लाती है तो उसके ऊपर कंप्लायंस बहुत है, उसको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, उसको डीमैट फॉर्म में देना होता है, उसको मैंडेटरी लिस्टिंग करनी होती है ना, इतना सारा काम करना पड़ता है। कंपनी कह रही है मुझे एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे मैं पब्लिक को शेयर्स भी दे दूं, जिससे मैं पब्लिक को शेयर भी दे दूं, और मुझे ये प्रोस्पेक्टस भी ना निकालना पड़े। तो कंपनी ने एक दूसरा रास्ता निकाला, कंपनी ने बहुत बढ़िया दूसरा रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? कंपनी ने क्या करा, मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड है, ठीक है, एक्स लिमिटेड ने प्राइवेट प्लेसमेंट करा। भाई प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आपको प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डीमैट में देने की जरूरत नहीं है, आपको मैंडेटरी लिस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। तो एक्स लिमिटेड ने क्या करा? प्राइवेट प्लेसमेंट करा। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है हम लोग बात करेंगे उस पर जब सेक्शन आएगा, डोंट वरी। प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, किसको करा? जेड लिमिटेड को अपने 10 करोड़ शेयर्स क्या करे? प्राइवेट प्लेसमेंट में दिए। तो ये जेड लिमिटेड क्या होगी? सब्सक्राइबर। जेड लिमिटेड क्या होगी? सब्सक्राइबर कहेंगे, और इसको हम कहेंगे इशुइंग कंपनी। इसको हम क्या कहेंगे? इशुइंग कंपनी। अब उन्होंने कहा जेड लिमिटेड देख, मैंने तुझे 10 करोड़ शेयर्स क्या कर दिए? प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिए, है ना। तू क्या कर जेड लिमिटेड, तू अब मेरे शेयर्स को पब्लिक में ऑफर कर दे। मेरे शेयर्स को क्या कर? पब्लिक में ऑफर कर दे। जैसे ही तू पब्लिक में ऑफर करेगा मेरे शेयर्स, इससे क्या होगा? तेरे पास पैसा आएगा और वो पैसा तू मुझे दे देना। यानी अल्टीमेटली
मेरे पास पब्लिक से पैसा आ जाएगा, लेकिन मैंने क्या नहीं करा, मैंने पब्लिक ऑफर तो दिया ही नहीं, मैंने तो प्राइवेट प्लेसमेंट किया था। और जेड लिमिटेड पे प्रोस्पेक्टस क्यों, जेड लिमिटेड प्रोस्पेक्टस क्यों नहीं इश्यू कर रही है? क्योंकि वो अपने शेयर्स थोड़ी बेच रही है, वो अपने शेयर्स थोड़ी बेच रही है, वो तो एक्स लिमिटेड के बेच रही है। अगर मैं रिलायंस के आज शेयर बेचूं किसी को, मैं रिलायंस के शेयर बेच रहा हूं, तो क्या मुझे प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा रिलायंस के शेयर बेचने के लिए? नहीं, शेयर होल्डर्स तो मैं हूं, मैं किसी को भी बेचूंगा, है ना। तो यहां पर लॉ ने कहा हां यार दिक्कत तो है यार इसमें। कंपनी इस तरीके से एक थर्ड पार्टी का इस्तेमाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इशुइंग हाउस, क्या बोलते हैं, इशुइंग हाउस, या आप कह सकते हो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके पब्लिक से पैसा ले रही है और प्रोस्पेक्टस इशू करने से बच रही है। तो लॉ ने कहा अगर हम इस एक्सरसाइज को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लाना पड़ेगा सेक्शन। और उन्होंने कहा कि जेड लिमिटेड, ओ जेड लिमिटेड, तुम जिस डॉक्यूमेंट से पब्लिक ऑफर लेकर आओगी ना, जेड लिमिटेड तुम जिस डॉक्यूमेंट से पब्लिक ऑफर लेकर आओगी ना, लॉ एज्यूम कर लेगा, डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम, हम मान लेंगे कि यह डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस है, यानी उसमें वो सारी बातें लिखी होनी चाहिए जो एक प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। अगर तुम नहीं करोगे तो प्रोस्पेक्टस की जो भी हम पेनल्टीज आगे पढ़ेंगे वो लगा देंगे। तो यहां पर यही बात सेक्शन 25 कहता है कि अगर कोई कंपनी, यहां पर कंपनी मतलब कौन, एक्स लिमिटेड, अलॉट कर देती है या सिर्फ एग्रीमेंट करती है कि वो अपनी सिक्योरिटीज थर्ड पार्टी, यहां पर थर्ड पार्टी कौन है, जेड लिमिटेड, यानी अगर कंपनी किसी थर्ड पार्टी को सिक्योरिटी अलॉट कर चुकी है या एग्रीमेंट कर चुकी है कि फ्यूचर में अलॉट करेगी, और वो थर्ड पार्टी ऑफर करती है सारी सिक्योरिटी, सारी मतलब हो सकता है ये 10 करोड़ के 10 करोड़ शेयर, हो सकता है 5 करोड़ 3 करोड़ शेयर्स, टू दी पब्लिक को ऑफर करती है, तो जो डॉक्यूमेंट जिससे जेड लिमिटेड इन सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर करेंगी, हम उस डॉक्यूमेंट को क्या मान लेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। यानी उस प्रोस्पेक्टस पे वो सारी बातें लिखी होनी चाहिए जो हमने सेक्शन 26 में बताई हैं। दूसरा यही बात है, ऑल लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टस, यानी जो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे लगे होते हैं वो सारे प्रोविजन डीम्ड प्रोस्पेक्टस में भी लगेंगे। यानी अगर प्रोस्पेक्टस में कोई गलती होगी तो जेल भी जाना पड़ सकता है ना, जेल भी जाना पड़ सकता है। प्रिजम्पशन क्या है? अब बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली, उन्होंने कहा एक्स लिमिटेड, तुमने जेड लिमिटेड को अपने शेयर्स दिए थे, तो ये बन गया सब्सक्राइबर, ये बन गया सब्सक्राइबर, और जब ये आगे पब्लिक, मान लो ए बी सी डी, ये सारे कौन होंगे, ट्रांसफरी, है ना। याद है ना, मैंने बताया था इशू, इसको हम इशू बोलते हैं और इसको हम ट्रांसफर बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। इशू ऑफ शेयर्स, जब एक्स लिमिटेड ने शेयर जेड लिमिटेड को दिए थे तो शेयर्स इशू करे थे, जब जेड लिमिटेड ने आगे लोगों को बेचे तो उसने क्या करे, ट्रांसफर करे हैं, ठीक है। तो ये सारे कौन है, ट्रांसफर। लेकिन लॉ ने कहा कि कोई भी इंसान अगर डीम्ड प्रोस्पेक्टस पढ़कर, अगर कोई भी इंसान डीम्ड प्रोस्पेक्टस पढ़कर, डॉक्यूमेंट पढ़कर खरीद रहा है इस कंपनी के शेयर्स को, तो वैसे तो वो ट्रांसफरी हैं, लेकिन इस चैप्टर के पर्पस के लिए हम उन्हें सब्सक्राइबर मान लेंगे। सर ऐसा क्यों किया, ये आपको पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 35। कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 35 पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सब्सक्राइबर होने का क्या फायदा है, ट्रांसफरी और सब्सक्राइबर होने का। यहां पर इन्हें एक फायदा मिलेगा जो हमें सेक्शन 35 में पता चलेगा। तो उन्होंने यही कहा, अगर कोई पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी जेड लिमिटेड ने जो ऑफर दिया था उसको एक्सेप्ट कर लेता है, देन हम उसे ट्रांसफरी नहीं
सब्सक्राइबर का दर्जा देंगे, सब्सक्राइबर का दर्जा देंगे। लॉ कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दो केसेस में कंपनी के अलॉटमेंट, इन दो केसेस में हम ये एज्यूम करेंगे कि कंपनी का इंटेंशन, हम ये एज्यूम करेंगे कि कंपनी का इंटेंशन इनडायरेक्टली पब्लिक को देना था बिना प्रोस्पेक्टस इशू करे। कौन से दो केसेस? अगर सिक्योरिटीज को जेड लिमिटेड ने, थर्ड पर्सन, अगर सिक्योरिटीज को 6 महीने के अंदर ही उसने पब्लिक को ऑफर कर दिया। सर नहीं समझा। मान लो एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को जनवरी में दिए थे, एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को 10 करोड़ शेयर्स जनवरी में दिए थे। कब दिए थे? जनवरी मंथ में अलॉट करे थे या एग्रीमेंट करा था। और जेड लिमिटेड ने क्या किया? मार्च में इसे पब्लिक को ऑफर कर दिया। मार्च में इसको क्या कर दिया? पब्लिक को ऑफर कर दिया। इस केस में क्या जनवरी और मार्च क्या विद इन 6 मंथ कर दिया? विद इन 6 मंथ कर दिया। क्या एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को जिस दिन एग्रीमेंट किया था उसके साथ, क्या उसके 6 महीने के अंदर जेड लिमिटेड पब्लिक के पास पहुंच गया? हां सर। तो लॉ कह रहा है हम मान लेंगे कि तुमने प्रोस्पेक्टस से बचने के लिए ही, तुमने प्रोस्पेक्टस से बचने के लिए ही यह काम किया था। या दूसरा केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? मान लो एक्स लिमिटेड ने, नए पेज पे बता देता हूं, है ना, मान लो एक्स लिमिटेड ने जनवरी में जेड लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड ने जनवरी में जेड लिमिटेड को 10 करोड़ शेयर्स, 10 करोड़ शेयर्स दिए, जिसपे प्राइवेट प्लेसमेंट में दिए, अंडर पीपी दिए। पब्लिक ऑफर नहीं लाना था इसलिए तो पीपी किया, प्राइवेट प्लेसमेंट में दिए। और इनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, लेकिन उसने एप्लीकेशन अमाउंट जो मांगा वो क्या मांगा? 5 रुपए। 5 रुपए यानी जेड लिमिटेड ने अभी तक कितना पैसा दिया है? 5 into 10 करोड़। दैट इज जेड लिमिटेड ने अभी तक एक्स लिमिटेड को 50 करोड़ रुपीस दिया है। और अभी कितना पैसा और मंगवाना बाकी है? 50 करोड़ मंगवाना और बाकी है। अगर जेड लिमिटेड यहां पर पब्लिक को ऑफर कर देगा, पब्लिक से ऑफर, जैसे ही पब्लिक को ऑफर करेगा, पब्लिक इसे कितना पैसा दे देगी? 50 करोड़ दे देगी। पब्लिक कितना पैसा दे देगी जेड को? 50 करोड़ दे देगी। बाकी का 50 करोड़ अब एक्स लिमिटेड किससे मंगवाएगी? जेड लिमिटेड से, या जो नए शेयर होल्डर है उनसे। भाई अब तो नए शेयर होल्डर से पैसा मंगाया जाएगा ना बाकी का। तो वही उन्होंने सेकंड केस में लिखा, डेट ऑन विच जेड लिमिटेड मेड ऑफर टू पब्लिक, यानी जिस तारीख को जेड लिमिटेड ने पब्लिक को ऑफर किया, अगर उस टाइम तक 100% सिक्योरिटीज का पैसा कंपनी को थर्ड पार्टी से नहीं आया था, क्योंकि जब जेड लिमिटेड पब्लिक ऑफर पे लेकर गई उस टाइम पर कंपनी के पास सिर्फ कितना पैसा आया था? 50 करोड़ आया था। अभी भी 50 करोड़ आया नहीं था। तो इस केस में भी हम मान लेंगे कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी यही चाहत थी कि तुम प्रोस्पेक्टस से बच के क्या करना चाहते थे? पब्लिक से पैसा उठाना चाहते थे, ना तुम्हें लिस्टिंग करानी पड़ी, है ना। और यहां पर जब तुमने जो डॉक्यूमेंट बनाया जेड लिमिटेड, तुमने जो डॉक्यूमेंट बनाया उस डॉक्यूमेंट को हम क्या मान रहे हैं? डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान रहे हैं। यानी उस प्रोस्पेक्टस पर क्या सेक्शन 26 लगेगा? हां, उस प्रोस्पेक्टस पर सेक्शन 26 लगेगा। यानी जितनी बातें हमने तुम्हें सेक्शन 26 में एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में लिखने बोली थी, वही सारी बातें तुम्हें डीम्ड प्रोस्पेक्टस में भी लिखनी पड़ेंगी, डीम्ड प्रोस्पेक्टस में भी लिखनी पड़ेंगी। बट इतना ही नहीं, तुम्हें सेक्शन 26 की तो सारी बातें लिखनी ही लिखनी है, लेकिन उसके एडिशन में तुम्हें 2 एडिशनल बातें और लिखनी पड़ेंगी। कितनी बातें?
डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर नॉर्मल प्रोस्पेक्टस की सारी बातें तो तुम लिख देना, लेकिन दो एक्स्ट्रा बातें और लिखना। कौन सी? एक कि थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी मतलब जेड लिमिटेड से कंपनी को यानी एक्स लिमिटेड को कितना पैसा आया है या कितना पैसा आने वाला है। टोटल पैसा जो कंपनी जेड लिमिटेड से लेने वाली है, उस थर्ड पार्टी से लेने वाली है। यह नेट अमाउंट क्यों लिखा है यहां पर? नेट का मतलब है यार जेड लिमिटेड इतना काम कर रहा है एक्स लिमिटेड के लिए, कुछ खर्चा पानी लेगा कि नहीं लेगा, तो वो खर्चा पानी माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा उसको बोला गया है नेट अमाउंट। उसके बाद एक्स लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इस चीज को लेकर कि जेड लिमिटेड तुम पब्लिक को जाकर इशू करना, ये कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कितने बजे और कौन सी जगह पब्लिक जाकर इंस्पेक्ट कर सकती है, पब्लिक जाकर इंस्पेक्ट कर सकती है, वो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। कौन सा? ये जो एक्स लिमिटेड और जेड लिमिटेड के बीच में अलॉटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अलॉटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसकी कॉपी कौन सी जगह और कितने वक्त पे, कितने बजे इंस्पेक्ट करी जा सकती है, वो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। प्लस एक्स लिमिटेड जेड लिमिटेड पब्लिक। यहां पर प्रोस्पेक्टस किसने बनाया? यहां पर प्रोस्पेक्टस बनाया है जेड लिमिटेड ने। तो वो कह रहे हैं जेड लिमिटेड तुमने ऑफर करा है एक्स लिमिटेड की जगह, तो हम तुम्हें क्या मानेंगे? कंपनी का डायरेक्टर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे ना, जो पनिशमेंट लगाई गई है वो डायरेक्टर पे, यानी जेड लिमिटेड पर भी पनिशमेंट लगेगी क्योंकि उसने एक गलत रास्ता अपनाया है, उसने एक्स लिमिटेड की मदद करी है। यह बात भी आपको आगे जाकर समझेगी जब हम पेनल्टी पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम पेनल्टी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ करने से होता क्या है। सर अब साइन कौन करेगा? बेटा साइन करेंगे जेड लिमिटेड के दो डायरेक्टर। उस प्रोस्पेक्टस पर साइन कौन करेगा? जेड लिमिटेड। डीम्ड प्रोस्पेक्टस पर कौन साइन करेगा? जेड लिमिटेड के दो डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर जेड लिमिटेड की जगह मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म की मदद ली होती तो मिनिमम 50% पार्टनर से साइन कराना पड़ता। अगर एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड की जगह किसी पार्टनरशिप फर्म की मदद ली होती तो फिर हम साइन जो करवाते वो उस पार्टनरशिप के मिनिमम 50% का पार्टनर का सिग्नेचर करवाते। ठीक है। अब यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है सेक्शन 28 और सेक्शन 25 में, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। देखो ऑफर फॉर सेल ना वैलिड होता है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? वैलिड। जबकि डीम्ड प्रोस्पेक्टस ऐसे केसेस को कवर करता है जहां पर कंपनी की गलत इंटेंशन थी, जहां पर कंपनी बचना चाहती थी कंप्लायंस से। यहां पर ऑफर फॉर सेल सिर्फ शेयर्स की ट्रांजैक्शन को कवर करता है, जबकि डीम्ड प्रोस्पेक्टस शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर दोनों को कवर करता है। यहां पर कंपनी जो शेयर्स बेचती है वो किसके होते हैं? एग्जिस्टिंग मेंबर के होते हैं। किसके होते हैं? एग्जिस्टिंग मेंबर के होते हैं, और सारा पैसा एग्जिस्टिंग मेंबर को जाता है। यहां पर जो शेयर बेचते हैं कंपनी के बेचते हैं, लेकिन कौन बेचती है? थर्ड पार्टी पब्लिक को बेचती है। जितना भी पैसा आता है वो मेंबर्स को जाता है, जितना भी पैसा आता है वो इनडायरेक्टली कंपनी के पास आता है। ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है तो मैं यहां पर कट लगा देता हूं, आपको इसे नोट्स में भी लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके सर, तो यहां पर हमारा खत्म होता है सेक्शन नंबर 25। कौन सा खत्म होता है सेक्शन नंबर 25। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30। सर 30 पे कैसे आ गए? अरे भाई 26 पढ़ा दिया था कल, 27 आज पढ़ा दिया, 28 आज पढ़ा दिया, 25 आज पढ़ा दिया, 29 कल पढ़ा दिया, इसलिए आया सेक्शन 30। सेक्शन 30 कह रहा है कि अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लाई है? इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा।
भाई गुरप्रीत सर को कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस, अगर मुझे ऐड आएगा अरे ये कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जब मुझे पता चलेगा मैं देखूंगा अरे ये कंपनी तो आईपीओ लाने वाली है, तो मुझे ऐड देख के तभी तो लोगों को पता चलेगा अरे इस कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है। क्योंकि हर कोई बंदा पूरा दिन तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है कि रोज देख रहा है सुबह उठ के, तो ट्रेडर्स का काम है, ट्रेडर्स कर रहे हैं रोज सुबह उठ के कौन सा आईपीओ आ रहा है। जो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है उसके पास पैसा है, अगर उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उनमें पैसा लगाने में डरेगा नहीं। अगर कोई एक अच्छी कंपनी का आईपीओ आ रहा है लगा देंगे पैसा। इसके लिए ज्यादा लोगों तक रीच होनी चाहिए। तो अगर कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहती है, क्या एडवर्टाइजमेंट, कि हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, पब्लिक ऑफर लेकर आए हैं, जल्दी से आओ प्रोस्पेक्टस पढ़ो और अगर पसंद आए तो पैसा लगा देना। जल्दी आओ प्रोस्पेक्टस पढ़ो, पसंद आए तो पैसा लगा देना। लॉ कह रहा है अगर आप अपने प्रोस्पेक्टस, जो आपका प्रोस्पेक्टस पब्लिश हुआ है पब्लिक के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट कराते हो तो कंपनी तुम्हारे लिए ये मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है, कि उस एडवर्टाइजमेंट में तुम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कुछ बातें मेंशन करोगी। कौन कौन सी, सबसे पहला मेंशन करना ऑब्जेक्ट क्लॉज। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। यह कहां मेंशन में, प्रोस्पेक्टस में लिखने की बात हो रही है कि एडवर्टाइजमेंट में? भाई एडवर्टाइजमेंट में लिखने की बात हो रही है। मतलब जब मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूं तो वहां पर बाजू में लिखे आएगा इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, ऑब्जेक्ट क्लॉज। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड वो दिखेगा। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की शेयर कैपिटल क्या है और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। इतना ही नहीं, मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स यानी सिग्नेटरीज कौन है, उनके नाम लिखे आएंगे एंड उन्होंने कितने शेयर्स लिखे लिए हुए हैं। ये सारी बातें उस एडवर्टाइजमेंट में अलग से मेंशन होकर आएगी ताकि मुझे पता चल सके। तो कोई भी कंपनी अगर आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस लेकर आ रही है, उसे प्रोस्पेक्टस तो इशू करना ही है, बट लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि हमारा पब्लिक ऑफर आ गया है, प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट ला रही है। सो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये सारी बातें तुम्हें मेंशन करनी मैंडेटरी है। ये छुटकू सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 30। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम दो टाइप के प्रोस्पेक्टस पढ़ने जा रहे हैं। एक टाइप है जिसमें हम पढ़ेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक क्या पढ़ेंगे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और दूसरा हम पढ़ेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। दूसरा क्या पढ़ेंगे बच्चों, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके सर, पढ़ा दीजिए। हां, शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर सॉल्यूशन को समझेंगे, ठीक है? ओके सर, अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चा शेल्फ प्रोस्पेक्टस की, ठीक है, होता क्या है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। ये क्या करती है, मुथूट फाइनेंस कंपनी क्या करती है, गोल्ड लोन यानी कोई भी इंसान अपना गोल्ड इनके पास प्लेज करके, गिरवी रख के, बदले में इनसे गोल्ड का अमाउंट का लोन लेकर जा सकता है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का बिजनेस है ये। मुथूट क्या कर रहा है, कह रहा है गोल्ड लोन है, आप गोल्ड दीजिए हमारे पास, जमा कराइए एज अ सिक्योरिटी, और आपको जितना लोन चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ गोल्ड, नॉर्मली गोल्ड की 75% वैल्यू का दे देंगे। मान लो अगर गोल्ड 1 लाख का है तो वो कहेंगे भाई हम आपको 75,000 लोन दे सकते हैं। क्यों भाई, 25 से पूरा 1 लाख क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई सिक्योरिटी है, कल को आपने इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, आपने हो सकता है इंटरेस्ट ना पे कराओ, हो सकता है कल को गोल्ड का प्राइस गिर जाए। आपके 1 लाख का गोल्ड आज तो आप 75,000 ले गए, कल को पता चला गोल्ड की प्राइस हो गई भैया 20,000, तो हमारा तो लॉस हो जाएगा ना। इसलिए पूरी वैल्यू का नहीं देते, परसेंटेज की 75% देंगे, लेना है तो बताओ। अब इस कंपनी को एक प्रॉब्लम है, इस कंपनी के पास क्या प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे, मान लीजिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है, इस कंपनी के पास
100 करोड़ रुपए थे। कितने करोड़ रुपए थे? जनवरी के स्टार्ट में इस कंपनी के पास 100 करोड़ का कैश था। लोग आए, लोगों ने लोन लिया। लोगों ने क्या किया? लोन लिया। मान लो ये लोन पर चार्ज कर रही है 10% पर एनम, पूरे साल का 10% पर एनम का रेट ये चार्ज कर रही है, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए। जनवरी में इसने 100 करोड़ के लोन दे दिए, पास कर दिए, लोग गोल्ड लेकर आए, 100 करोड़ का लोन बट गया। अब ये लोन लोग एक दिन के लिए तो लेते नहीं है, सालों के लिए पैसे चले गए। क्या ये 100 करोड़ रुपए कंपनी के चले गए कि नहीं चले गए? चले गए। क्यों चले गए भैया ये 100 करोड़? कब आएंगे? जब उनका लोन का पीरियड ओवर होगा। कुछ लोगों ने 3 साल के लिए लिया होगा, कुछ लोगों ने 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन 2-3 साल बाद अब ये पैसा आएगा। अब फरवरी में जो कस्टमर आएंगे उनके लिए पैसा चाहिए होगा कि नहीं? उन्हें लोन का पैसा, अब ये कहेंगे हम तो गोल्ड लेकर आए हैं, हमें पैसा दो। अब ये पैसा कंपनी के पास कहां से है? कंपनी कह रही है अरे यार पैसा तो खत्म हो गया। सर इंटरेस्ट आएगा ना। अरे भाई 100 करोड़ पे 10% पर एनम है, एक ही महीने का तो इंटरेस्ट आएगा। जनवरी का ही तो मंथ खत्म हुआ, एक महीने का इंटरेस्ट आएगा, कितना आ जाएगा तुम निकाल लो। कितना आ जाएगा? बहुत कम आएगा। 100 करोड़ का 10% डिवाइड बाय 12 करोगे, बहुत कम अमाउंट आएगा। मेरा कैलसी का ये रहा, अभी निकाल लेते हैं तुम लोग ना। 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ आया। देखो 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ आ रहा है। कैलसी भी सही कह रहा है। अब ये जो 10 करोड़ आ रहा है ये पूरे साल का है। 0.833 करोड़, 0.833 करोड़। हमें पता है, हमें फरवरी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं लोन लेने। बहुत सारे लोग लोन लेने आने वाले हैं। कहां से देंगे ने पैसा? अब पैसा देने के लिए खुद लोन लेना पड़ेगा। तो ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी ना पब्लिक ऑफर लाती है डिवेंचर्स का। मान लो ये कंपनी ला रही है, इसने देखा कि मुझे अगले 3 महीने में मुझे चाहिए होंगे 300 करोड़। मुझे कितने चाहिए होंगे? 300 करोड़ रुपए चाहिए होंगे अगले 3 महीने में। इसने क्योंकि फरवरी में 100 करोड़ का दूंगी, मार्च में लोगों को 100 करोड़ का दूंगी, अप्रैल में 100 करोड़ का दूंगी, तो इसने 300 करोड़ का लाया। यहां पर फरवरी में इसने पब्लिक ऑफर लाया 300 करोड़ का, ले आई, प्रोस्पेक्टस इशू करा, पैसा आ गया। अप्रैल में फिर वही प्रॉब्लम, जब सारा पैसा खत्म हो गया, मई में पैसा देना है। लोग आएंगे गोल्ड लेके, पैसा कैसे दें? पैसा तो खत्म हो गया। तो ऐसी कंपनीज को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर अगर यह कंपनी दोबारा पब्लिक ऑफर लाएगी, फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, फिर से वो होगा, फिर कुछ टाइम बाद पैसा खत्म होगा, फिर से। यार ये कंपनी कह रही है मैं 1 साल में 3 बार पब्लिक ऑफर लाती हूं, 3 बार मुझे प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, इतना डिटेल्ड कंप्लायंस में पगला गई हूं। तो लॉ ने कहा हां यार इस कंपनी की जेन्युइन, या हर कंपनी की, देखो हर कंपनी का बिजनेस इस तरीके का नहीं होता जिन्हें बार बार पैसों की जरूरत पड़ती है। कुछ कंपनियां जिंदगी में सिर्फ 1 बार पब्लिक ऑफर लाती हैं, कुछ कंपनियां 2-3 बार ले आती हैं। यहां पर कंपनी की बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसकी वजह से उसे बार बार पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसे बार बार। तो यहां पर वो क्या करते हैं, अब उन्हें क्योंकि साल में 3-4 बार लाना है पब्लिक ऑफर, और बार बार वो नहीं चाहते कि वो प्रोस्पेक्टस का पूरा प्रोसीजर फॉलो करे, इसीलिए लॉ ने कहा ऐसी कंपनीज के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। कौन सा? शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। उन्होंने बोला कि कंपनी तुम्हारे मजे आने वाले हैं, मुथूट फाइनेंस तुम्हारे मजे आने वाले हैं। कह रहा कैसे? कह रहे हैं मान लीजिए ये जैन है, ये फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अबे जगह ही नहीं बची बताओ, अक्टूबर, अरे यार इतना फालतू, आई डोंट लाइक इट, दोबारा बनाते हैं, दोबारा बनाएंगे, अरे बनाने दो भैया। ठीक है चलिए, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, अब बन जाएगा 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 महीने की बात यहां पर हो रही है, ध्यान से सुनना। मुथूट फाइनेंस
अपना फर्स्ट ऑफर यहां पर लाएगी। वो कह रहे हैं मुथूट फाइनेंस तुम अपना फर्स्ट ऑफर यहां पर लाना और अपना प्रोस्पेक्टस बनाना, ठीक है, प्रोस्पेक्टस बनाना और यहां पर तुम क्या करना, 300 करोड़ रुपए उठा लेना, 300 करोड़ उठा लेना। उसके बाद तुम्हें कब जरूरत पड़ेगी, यहां पर जरूरत पड़ेगी, तुम कौन सा ऑफर लाओगी, सेकंड ऑफर लाओगी। तुम्हें दोबारा सेकंड ऑफर लाने के लिए, तुम्हें दोबारा सेकंड ऑफर लाने के लिए प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा और 300 करोड़ उठा लेना, तुम सीधा और 300 करोड़। उसके बाद हो सकता है तुम्हें 3 महीने बाद दोबारा पैसों की जरूरत पड़े, थर्ड ऑफर लाओ, वापस बिना प्रोस्पेक्टस इशू करे 300 करोड़ उठा लो, कोई बात नहीं। दोबारा हो सकता है जरूरत पड़े 3 महीने बाद, फोर्थ ऑफर लाओ, दोबारा 300 करोड़, फिफ्थ ऑफर लाओ, यहां पर दोबारा 300 करोड़, बिना प्रोस्पेक्टस इशू करे। कैसे? लॉ ने कहा जब तुम फर्स्ट ऑफर लाई थी ना, तब तुम इशू करना शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस? शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की लाइफ होगी 1 ईयर, दिस इज मैक्सिमम, उसमें लिखी होती है मैक्सिमम 1 ईयर लाइफ होगी तुम्हारे शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। यानी तुम सिर्फ पहले ऑफर के टाइम पे तुम्हें प्रोस्पेक्टस बनाना है, उसके बाद तुम्हें प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर इसमें एक दिक्कत है, सर अगर कोई बंदा यहां पर पैसे लगा रहा है, थर्ड ऑफर में पैसे लगा रहा है, फोर्थ ऑफर में पैसे लगा रहा है, ये तो दिक्कत है उसके लिए, क्योंकि वो एक पुराना प्रोस्पेक्टस पढ़ के पैसे लगा रहा है और आज की तारीख में कंपनी की जो है बैलेंस शीट चेंज हो गई है, कंपनी के साथ बहुत सारी चीजें चेंज हो गई होंगी। बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा, तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? लॉ ने कहा हां यार सही कह रहा है। लॉ ने कहा तुम क्या करो ना, तुम पूरा प्रोस्पेक्टस मत बनाओ, एक डॉक्यूमेंट बनाना जिसका नाम होगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। जब तुम सेकंड ऑफर लाओगे तब भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना देना, जब तुम थर्ड ऑफर लाओगे तब भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नाम का डॉक्यूमेंट बना देना, जब तुम फोर्थ ऑफर लाओगे तब भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना देना। यहां पर मेरे बच्चा ऐसा क्यों किया उन्होंने कहा इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में फर्स्ट ऑफर से लेकर सेकंड ऑफर में जो भी चेंजेस हुए होंगे फाइनेंशियल पोजीशन में, वो तुम इस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर देना। सेकंड ऑफर से थर्ड ऑफर में जो भी चेंजेस हुए होंगे वो तुम यहां मेंशन कर देना, थर्ड ऑफर से फोर्थ ऑफर में जो भी चेंजेस हुए होंगे यहां मेंशन कर देना, और फोर्थ ऑफर से फिफ्थ ऑफर से यहां होंगे। सर अगर अगले साल, यहां पर 12th के बाद अगर अगले साल कंपनी को दोबारा 300 करोड़ लगेंगे तो क्या करेगी? फिर कंपनी वो फिर से क्या बन जाएगा, क्योंकि आपके शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी 1 साल थी मैक्सिमम, वो खत्म हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगले साल के लिए दोबारा से एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा और वो फिर अगले 1 साल के लिए होगा। यानी तुम्हारा टाइम तो बच रहा है ना थोड़ा, हर साल एक ही प्रोस्पेक्टस से तो तुम काम चला रहे हो। लेकिन क्या ये फायदा सारी कंपनियों को मिलना चाहिए या सिर्फ उन कंपनियों को मिलना चाहिए जिनके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है बार बार पब्लिक ऑफर लाना? क्या सारी कंपनियों को दे देगा ये फीचर? लॉ ने कहा नहीं। लॉ ने कहा शेल्फ प्रोस्पेक्टस सिर्फ उन कंपनियों को इशू करना अलाउड है जो सेबी स्पेसिफाई करेगी। एग्जांपल एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। कौन सी? एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस means a prospectus. Shelf prospectus means a prospectus through which one or more public issues can be made. यानी अगर आप चाहो तो एक से ज्यादा पब्लिक इशू कर सकते हो ओवर अ सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम 1 ईयर विदाउट इशू ऑफ न्यू प्रोस्पेक्टस। यानी हर बार ऑफर के लिए तुम्हें नया प्रोस्पेक्टस लाने की जरूरत नहीं है। कंपनी जब फर्स्ट ऑफर लेकर आती है उस स्टेज पर आरओसी के साथ फाइल करेगी शेल्फ प्रोस्पेक्टस, उसके साथ फाइल करेगी शेल्फ प्रोस्पेक्टस। फिर
सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस में बेटा सारी चीजें सेक्शन 26 की लिखी होंगी, सिर्फ उसमें क्या होगा, लिखा होगा उसका वैलिडिटी पीरियड, दैट इज एक्स्ट्रा। मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड कितना होगा, 1 ईयर। और ये 1 ईयर स्टार्ट कहां से होगा बेटा, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। जिस दिन कंपनी का फर्स्ट ऑफर ओपन होगा उस तारीख से वो वैलिडिटी काउंट करना स्टार्ट करते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। ये दोनों ही पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपनी अगर फ्यूचर में फर्स्ट ऑफर के बाद सेकंड ऑफर या सब्सिक्वेंट ऑफर्स, ये सारे क्या है, सब्सिक्वेंट ऑफर, सब्सिक्वेंट ऑफर, सब्सिक्वेंट ऑफर, अगर कंपनी फ्यूचर में सब्सिक्वेंट ऑफर यानी सेकंड ऑफर, थर्ड ऑफर, फोर्थ ऑफर लाती है विद इन द वैलिडिटी पीरियड, तो उसे कोई नया प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। उसे क्या बनाना पड़ेगा, उसे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिस डॉक्यूमेंट का नाम है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। कौन से फॉर्म में बनाना पड़ेगा, पास 2 में बनाना पड़ेगा। इसमें क्या क्या बातें लिखी होंगी बेटा, न्यू चार्जेस, अगर कंपनी ने कोई न्यू चार्ज यानी अपने एसेट्स को गिरवी रखा है वो, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में अगर कोई चेंज आया है वो, या अदर चेंजेस जो प्रिस्क्राइब करे जाएंगे रूल्स में वो सारी बातें तुम्हें कहां लिखनी पड़ेंगी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। बट क्वेश्चन यह आता है कि ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी को कितने टाइम में फाइल करना है बेटा, 1 महीने पहले यानी सेकंड ऑफर आने से विद इन 1 मंथ प्रायर आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, थर्ड ऑफर के विद इन 1 मंथ प्रायर, फोर्थ ऑफर के विद इन 1 मंथ प्रायर, फिफ्थ ऑफर के विद इन 1 मंथ प्रायर आपको यह करना पड़ेगा। अगर कंपनी को रिसीव्ड हुआ है, अब इस पॉइंट को अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं फिर बताता हूं। कोई भी इंसान अगर पैसा लगाना चाहता है, अगर कोई भी इंसान पैसा, मान लो मैं थर्ड ऑफर में पैसा लगाना चाहता हूं, तो मुझे क्या सिर्फ शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहिए या मुझे ये वाला इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और ये वाला इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सब कुछ पढ़ना चाहिए? जल्दी बताओ। अगर मैं थर्ड ऑफर में पैसा लगाना चाह रहा हूं, अगर मैं थर्ड ऑफर में पैसा लगाना चाह रहा हूं, तो मुझे सिर्फ शेल्फ प्रोस्पेक्टस से काम चल जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ शेल्फ प्रोस्पेक्टस से काम नहीं चलेगा, आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो लॉ कह रहा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मिलकर प्रोस्पेक्टस बनेंगे। यानी जब आप पैसा लगाओगे तो सिर्फ शेल्फ प्रोस्पेक्टस नहीं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना। अब हो सकता है एक इंसान था, मान लो ये कंपनी का फर्स्ट ऑफर था, ये कंपनी का सेकंड ऑफर था। एक इंसान ने जब पैसा जमा कराया, एक इंसान ने जब फर्स्ट ऑफर में पैसा जमा कराया, तो उसने एडवांस में सेकंड ऑफर का भी पैसा जमा करा दिया। कह रहा फ्यूचर में आप ऑफर लाओगे, मेरे पास पैसा है, तुम अभी रख लो। मांगा नहीं था, बट उसे पता था शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, फ्यूचर में ये लोग पैसा मांगेंगे, तो उन्होंने एडवांस में अगर आपने पैसा दे दिया, अब जब सेकंड ऑफर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना पैसा वापस लेना चाहे। अरे यार इस कंपनी की तो हालत खराब होगी यार, गलती कर दी यार, एडवांस पैसा देके सेकंड ऑफर का काश वापस मिल जाता। तो लॉ कह रहा है अगर किसी कंपनी को एडवांस में पैसा मिला था और अब कोई चेंज आ गया है, तो आप उस एप्लीकेंट को पैसा 15 दिन के अंदर रिफंड कर देना, अगर वो अपना पैसा रिफंड मांग रहा है तो, अगर वो अपना पैसा रिफंड मांग रहा है तो। ठीक है, ओके सर, समझ गए सर हम आपकी बात को, समझ गए हम आपकी बात को। चलिए नेक्स्ट सेक्शन भी करा देंगे? हाँ सर नेक्स्ट सेक्शन भी करा दो। कर लोगे क्या? इतना ज्यादा कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट सेक्शन रेड हेरिंग। करा दें या नहीं करा दें? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा तुम लोगों के लिए? ऐसा करते हैं आज यहीं पे क्लास रोकते हैं, है ना। रेड हेरिंग वैसे तो मुझे आज कराना चाहिए था, बट नहीं करा रहे ताकि ज्यादा ना हो, बिकॉज आपको हैंड रिटन नोट्स भी बनाने थे। होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। चलिए होमवर्क है बेटा, कहां मिलेंगे आंसर्स? लास्ट लेक्चर में। ठीक है, सारे होमवर्क के आंसर्स कहां मिलते हैं? लास्ट लेक्चर में। आज मैंने तुम्हें पढ़ाया है क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं, बस 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 ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है आज। कल 6 दिए थे, आज कम हो गए, 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। अच्छे से कर लेना और फिर लास्ट लेक्चर में जाके इन चारों क्वेश्चन के आंसर देख लेना। चलो टाटा, बाय बाय।